एक्सीलेंट टेक्निकल अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर के हाजिर हूँ। आप सभी लोग अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। जो कुछ मैं पढ़ाऊँगा उसको समझाऊँगा और साथ साथ में नोट्स भी बनवाते चलूँगा। तो जो भी नोट्स हम बनवा रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो नोट डाउन करते चलें। आप देखेंगे कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें ये नोट्स काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं इतिहास का, और हम बिल्कुल शुरुआत से इतिहास पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों ने इतिहास का ABC भी नहीं पढ़ा है वो हमारे साथ जुड़ जाए, उनको भी बहुत सहजता से आसानी से चीज़ें समझ में आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इतिहास। देखिए, इतिहास हम भारत के प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं, और इतिहास को पढ़ते समय हम देखेंगे जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसको हम 3 खंडों में बांटते हैं। कितने खंडों में? 3 खंडों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज या टाइम। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, अंग्रेजी में लिखते हैं प्रो हिस्टोरिक एज। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इतिहास, जब हम इतिहास का स्टडी करते हैं तो इतिहास को हम 3 पार्ट में पहले प्राचीन इतिहास को बांट करके देखते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक एज। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज, है ना। आप सभी लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए, प्रागैतिहासिक काल की हम जब बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो हम प्रागैतिहासिक काल में किसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं, चीज़ों को पता करते हैं? पत्थरों के, औजारों के आधार पे। कहने का मतलब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें हम पाषाण युग का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पाषाण युग का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है, का अध्ययन करते हैं। ठीक है भैया, यानी स्टोन एज का। किसका? स्टोन एज का। आदि ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं, प्रो हिस्टोरिक एज की मैं बात करूं, तो इसमें लिपियों का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन वो दुर्बोध होने के कारण उसको पढ़ा नहीं जा सका है। दुर्बोध कहने का मतलब कठिन होने के कारण उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि शोध चल रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं बात करूंगा तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आती है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या पाते हैं? लिपियों का आविष्कार हो चुका है,
लिपि समझ में आ गई है, लिपियां पढ़ी जा चुकी हैं। कहने में जितने ग्रंथ पुराण सब हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। लिपियों का आविष्कार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रागैतिहासिक काल में ही क्या था। प्रागैतिहासिक काल, इसको 3 पार्ट में हम बांटते हैं। एक पार्ट है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास, प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था हम पाषाणों का अध्ययन करते हैं, पाषाण युग का अध्ययन करते हैं, स्टोन युग का अध्ययन करते हैं। और स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मैं अगर बात करूंगा पूरा पाषाण काल की मैं बात करता हूं तो पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। आप लोग देखते रहिए। पूरा पाषाण काल को जो 3 पार्ट में बांटा गया है वो है, पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, है ना, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, आप लिखते जाइए। अगर बोर हो रहे हैं तो बोर बिल्कुल मत होइए। अभी मैं जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, मैं एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा और आपको क्लास में याद ही हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय रहा है वो रहा है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक, है ना। ठीक है भैया, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय रहा निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता रहा। मध्य पूरा पाषाण काल की मैं बात करूंगा तो मध्य पूरा पाषाण काल जो था 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल मैं यहां लिख दे रहा हूं 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है 12,000 वर्ष, है ना, तो 12,000 वर्ष। कहीं कहीं आपको मिलेगा 40,000 ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष पहले तक। तो अगर मैं आज से देखूंगा तो 12,000 वर्ष पहले है, लेकिन ईसा पूर्व की मैं बात करूंगा तो 10,000 ईसा पूर्व, है ना, क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ आज के 2000 साल पहले हुआ था, है ना। तो देखो आपने देखा निम्न पूरा पाषाण काल की मैं बात करूं तो निम्न पूरा पाषाण काल के जो कुछ स्थल मिले हैं, ये तो सबसे पहला जो स्थल मिला है पंजाब में मिला है ना। आगे मैं बता रहा हूं निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल कि जो इसके स्थल मिले हैं, इसके जो साक्ष्य मिले हैं
पंजाब जो आज का पंजाब है, आज का पंजाब जो पाकिस्तान में है, उस पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। कहने का मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब के सोहन घाटी में निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। ठीक है, कहाँ मिले? अगर मैं मैप बनाऊं तो कुछ यू टाइप का, मान लीजिए, मुझसे सॉरी नहीं बना, तो ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र, यहाँ पे मिला है। ठीक है, सोहन घाटी है यहाँ, और यहीं पे मिला है निम्न पुरा पाषाण काल का जो साक्ष्य है, स्थल मिला है। दूसरी बात मैं बात करूं, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाने के लिए, तो मैं यूपी स्पेशल में जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसमें यूपी स्पेशल की जो खास चीजें उन पे मैं विशेष ध्यान दूंगा। ठीक है, तो यूपी की मैं बात करूंगा तो यूपी में मिर्जापुर है, यूपी में मिर्जापुर जिला है। मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में ना, कहाँ मिला है? मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी वो पढ़ते हैं मिर्जापुर के बेलन घाटी में और कभी कभी पढ़ते हैं प्रयागराज के बेलन घाटी में, तो कंफ्यूजन आ जाता है। कुछ लोगों को लगता है भाई बेलन घाटी कहाँ है, प्रयागराज में कि मिर्जापुर में? तो मैं आपको बता दूं, देखिए, आपके उत्तर प्रदेश में एक जिला है सोनभद्र जिला। क्या जिला है? कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला। और इस सोनभद्र जिले के पश्चिमी साइड से बेलन नदी निकलती है और मिर्जापुर और प्रयागराज में बहती हुई, प्रयागराज में होती हुई एक नदी है प्रयागराज में, तमसा, जिसको टोंस नदी के नाम से जानते हैं। सिरसा के निकट जाकर के तमसा नदी में ये बेलन नदी मिल जाती है। तो कहने का मतलब है जो इन नदी के किनारे घाटियां बनी हैं उनको बेलन घाटी बोला जाएगा। तो सोनभद्र के पश्चिमी क्षेत्र से चलती है और मिर्जापुर और प्रयागराज होते हुए बहती हुई प्रयागराज में ही सिरसा के निकट जाकर के तमसा नदी से मिल जाती है। देखो, तमसा नदी को टोंस नदी के नाम से भी जानते हैं ना, लेकिन टोंस नदी दो पड़ते हैं, एक तो तमसा जिसको टोंस नदी कहते हैं, जिसका उद्गम मैहर, मध्य प्रदेश के मैहर से होता है। मैहर के पास एक कैमूर पर्वत है, वहां से होता है। दूसरा टोंस नदी जो पड़ते हैं, जो यमुना की सहायक नदी है, उसका जो उद्गम होता है वो बंदरपूछ पहाड़ी से होता है, बंदरपूछ पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो जो तमसा नदी है वो गंगा की उपनदी है, और दूसरी क्या है जो हिमालय से निकलती, जो यमुनोत्री से निकलती है, जो बंदरपूछ की पहाड़ी से निकलती है, वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ठीक, तो मैं बताया कि सोनभद्र जिले से कौन नदी निकलती है? बेलन नदी, और ये मिर्जापुर और प्रयागराज होते हुए प्रयागराज में सिरसा के निकट आकर के किससे मिल जाती है? तमसा नदी या टोंस नदी से। ठीक है, तो मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में से क्या पाया गया है? निम्न पुरा पाषाण काल। और आपको मैं बता दूं, प्रयागराज में ये जो बेलन की घाटी, यहाँ से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के स्थल मिले हैं। ठीक है, तीनों के स्थल मिले हैं। आगे हम चलते हैं, निम्न पाषाण काल की मैं बात करूं। अच्छा, पाषाण काल में जब निम्न पुरा पाषाण काल की बात किए, निम्न पुरा पाषाण काल, तो आपको एक चीज पता चल गया, इसके जो साक्ष्य या साक्ष्य स्थल कहाँ से मिले? सोहन घाटी, कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान वाला क्षेत्र। और दूसरा आपको मैंने बताया कि मिर्जापुर बेलन घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, ये तो बताया था, बेलन घाटी वाला क्षेत्र। ठीक, अब मैं बात करूंगा मध्य पुरा पाषाण काल की। मध्य पुरा पाषाण काल, देखो, मध्य पुरा पाषाण काल की, देखिए, मध्य पुरा पाषाण काल की एक छोटी सी बात याद रखो, केवल यही कि इस युग में सल्क के औजार बनाए जाते थे। किसके? सल्क के
औजार, सल्क यानी फ्लैग, जो पत्थर होते थे, पत्थर को घिस करके पतला पतला निकुला बना लेते थे और उसके हथियार बनाते थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है तो हम बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल मध्य पूरा पाषाण काल के बाद उच्च पूरा पाषाण काल पे आते हैं, जो मेन चीजें हैं ना। उच्च पूरा पाषाण काल काम की चीजें, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल की मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा, यहां चकमक उद्योग विकसित हो गया था इस युग में। किस युग में? उच्च पूरा पाषाण काल में चकमक उद्योग मिला है। इसका मतलब जो उच्च पूरा पाषाण काल के लोग थे उनके अंदर दिमाग आ गया, तभी तो चकमक उद्योग आपको इस युग में मिला है। तो होमो सैपियंस जो बुद्धिमान प्राणी माना जाता रहा, बुद्धिमान मानव माना जाता रहा, इसी युग में मिला है। इसी युग होमो सैपियंस के जो साक्ष्य हैं, जो बुद्धिमान मानव है उसका जो साक्ष्य है उच्च पूरा पाषाण काल से ही मिलते हैं। ठीक है, होमो सैपियंस, ठीक। और मध्य पूरा पाषाण काल में जो सल्क के औजार बनाए जाते, किस के बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट पत्थर थे। क्वार्टजाइट पत्थर है ना, क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, तो आपको चीजें स्पष्ट हो गई ना। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं कि जो इतिहास है उसको 3 पार्ट में बांटा गया। कितने कौन कौन से थे वो? प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम पाषाण युग का अध्ययन करते हैं। आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। आद ऐतिहासिक काल में लिपियों का आविष्कार तो हो गया था ना, लेकिन हम उसको पढ़ा नहीं जा सका है दुर्बोध होने के कारण। जबकि आद ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं, ऐतिहासिक काल में लिपियों का आविष्कार भी हुआ है, पढ़ा भी जा चुका है। रामायण, महाभारत, जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, रिवीजन की कड़ी में देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण युग का अध्ययन करते हैं इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण काल है, क्या भैया? पूरा पाषाण काल है, प्री हिस्टोरिक एज है। दूसरा मध्य पाषाण काल है और तीसरा नवपाषाण काल है। ठीक है, मैं पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भाग में बांट देता हूं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है, टाइम पीरियड है, 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक है। और उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है। देखिए, हम पढ़ाते रहेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे, है ना, तो बोर ना होइए, है ना। निम्न पूरा पाषाण काल के जो मैंने बताया कि स्थल मिले हैं, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ के सोहन नदी घाटी है, वहाँ मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में मिला हुआ है। मैंने बताया कि बेलन घाटी बेलन नदी के आसपास जो घाटियाँ हैं वहाँ है। और मैंने बताया कि बेलन नदी का उद्गम सोनभद्र जिले के पश्चिमी भागों से होता है और ये मिर्जापुर प्रयागराज होते हुए प्रयागराज में आकर के सिरसा के निकट तमसा नदी, जिसको टोंस नदी के नाम से भी जानते हैं, इससे मिल जाता है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। ऐसे ही मैंने बताया टोंस नाम से एक नदी और बहती है जिसका उद्गम यमुनोत्री के बंदरपुक्ष पहाड़ी से होता है और वो यमुना की सहायक नदी है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, वही सोहन घाटी पंजाब से मिला है, मिर्जापुर बेलन घाटी। मध्य पूरा पाषाण काल की मैं बात करूं, इसमें सल्क के औजार मिलते हैं। सल्क यानी फ्लैग, और किसके बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल में चकमक उद्योग और होमो सैपियंस जो मानव है, इसी काल में होमो सैपियंस मानव यानी बुद्धिमान मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं।
देखते हैं। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, पूरा पूरा पाषाण काल हिम युग में बीता है। हिम युग का मतलब है कि पूरे पूरा का पाषाण काल में अगर हम विषुवतरेखीय क्षेत्र को हम छोड़ दें, यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनको हम छोड़ दें, तो जो पृथ्वी था, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र पृथ्वी का, धरती का, वो बर्फ से ढका हुआ था। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे वो बर्फ से ढके हुए थे, ठीक है ना, बर्फ से ढके हुए थे। उच्च पूरा पाषाण काल के अंत तक जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और फिर जब उच्च पूरा पाषाण काल बीत जाता है तो पूरा पाषाण काल समाप्त। अब जो समय आएगा वो मध्य पाषाण काल का आएगा, है ना। मध्य पाषाण काल हम पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल की मैं खास बात आपको बता रहा हूं। देखिए, इस काल में इंसान को पशुपालन का ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? पशुपालन का ज्ञान हो गया। पशुपालन का ज्ञान हो गया किस युग में? मध्य पाषाण काल में। कहने का मतलब है, अभी तक मध्य पाषाण काल के पहले पूरा पाषाण काल था और उस युग में पशुपालन का ज्ञान नहीं था। क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे, शिकार करते थे, अन्य तरीकों से जो भोजन था उसका संग्रहण करते थे, लेकिन पशुपालन का ज्ञान नहीं था। कहने का मतलब, बकरी मिली तो उसको पालते नहीं थे, बकरी को मार के खा जाते थे। भैंस मिला तो उसको पालते नहीं थे, उसको मारकर खा जाते थे, क्योंकि पता नहीं था कि गाय से दूध निकलेगा या भैंस से दूध निकलेगा, और बकरी से दूध निकलेगा, भेड़ से दूध निकलेगा। उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन मध्य पाषाण काल में इनको ज्ञान हो गया कि नहीं, बकरी पाली जाती है, बकरी पालने का ज्ञान हो गया, भेड़ पालने का ज्ञान हो गया। अब जब बकरी पालेंगे, भेड़ पालेंगे, तो देखेंगे धीरे धीरे कैसे उनका बच्चा बकरी का दूध पी रहा है, भेड़ का बच्चा भेड़ का दूध पी रहा है, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पी रहा है ना। तो इनको भी ज्ञान होगा, नहीं नहीं, मतलब क्या है इसका मतलब, अब मांस के काम तो आता ही आता था, अब क्या है, इनका दूध भी, इनके दूध का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन के लिए, है ना। तो पशुपालन का ज्ञान जो था, मतलब एक बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रहा पशुपालन के खोज ने। क्योंकि इस, मैं आपको बता दे रहा हूं, पशुपालन का जो खोज था, इसके जो साक्ष्य मिले हैं, इसके जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं? राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से मिला है। भीलवाड़ा जिले के बागौर स्थल से। कहां से? बागौर स्थल से। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में कहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर स्थल से। और दूसरा मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद जिला के आदमगढ़ से, है ना, आदमगढ़ से। तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो साक्ष्य मिला, इन दो स्थलों से मिला है, भीलवाड़ा के बागौर स्थल से और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हाँ, एक चीज और जान ले, मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ एज। देखो, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, लिथ का मतलब होता है पत्थर यानी पाषाण, और एज का मतलब होता है युग। कहने का मतलब है सूक्ष्म पाषाण युग या लघु पाषाण युग, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल को। क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो हथियार थे,
मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे, हथियार ये बहुत छोटे छोटे होते थे। ये मध्य पाषाण काल के हथियार थे, बहुत छोटे छोटे, है ना, बहुत छोटे 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 हथियार मध्य पाषाण काल के होते थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ बोलते हैं, है ना। तो आपको कंफर्म हो गया, चीजें स्पष्ट हो गई। पूरा पाषाण काल आपने पढ़ लिया, मध्य पाषाण काल आपने पढ़ लिया, और अब हम जब पढ़ेंगे आगे वो है नव पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? नव पाषाण काल, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना। मध्य पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे? नव पाषाण काल। अच्छा, नव पाषाण काल पढ़ते समय हम देखेंगे यूपी स्पेशल भी पढ़ेंगे, अभी देखिएगा, है ना। हाँ, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा, ठीक है। नव पाषाण काल की मैं जो बात करूंगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज था कि इसमें कृषि का ज्ञान हो गया, कृषि का ज्ञान। अब कृषि का ज्ञान जो था, कृषि का ज्ञान हुआ नव पाषाण काल में, और कृषि का ज्ञान मानव जीवन का एक प्रारंभ क्रांतिकारी घटना है ना। मानव जीवन में क्रांतिकारी, सबसे बेहद क्रांतिकारी घटना कृषि का ज्ञान। कृषि ज्ञान ने मानव जीवन के में अस्थायित्व ला दिया। क्या ला दिया? अस्थायित्व ला दिया। अस्थायित्व कहने का मतलब है, अब जब कृषि का ज्ञान हो गया तो मानव जीवन में अस्थायी आ गया, अस्थायित्व आ गया। अब वो भोजन के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकेगा। और जाहिर सी बात है, जब कृषि का ज्ञान हुआ तो कृषि को इकट्ठा करने के लिए भांड की जरूरत पड़ेगी ना, बर्तनों की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, तो अब वो बर्तन भी बनाना शुरू करेंगे। किसके? मृत भांड बनाना शुरू करेंगे, मिट्टी के बर्तन, है ना, मृत भांड बनाना शुरू करेंगे। देखिए, शुरुआत में हाथ से बर्तन बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये चाक के इस्तेमाल से बर्तन बनाएंगे। चाक के इस्तेमाल से बर्तन बनाएंगे, है ना, चाक के इस्तेमाल से बर्तन बनाएंगे। कृषि का ज्ञान हुआ नव पाषाण काल में, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रांतिकारी घटना। इसी ने मानव जीवन में अस्थायित्व लाना शुरू कर दिया। मृतभांड बनाए। मृतभांड भी दो तरीके के मृतभांड मिलते हैं। जब ये चाक से बनाना शुरू किए तब कौन? एक तो काले रंग के, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, काले रंग के मृतभांड जो कि पालिशदार और चिकने होते थे, पालिशदार चिकने मृतभांड होते थे, ठीक है। और एक होता था धूसर, धूसर मृतभांड होता था। ये चिकने नहीं होते थे, ठीक है, ये चिकने नहीं होते थे। कहने में एक काले रंग का मृतभांड, एक थोड़ा गेरुआ रंग का मृतभांड होता था, जो कि चिकने नहीं होते थे, है ना। आगे देखिए, हम हाँ ठीक है, फैन नहीं चल रहा था। तो देखो, कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, ये पहला साक्ष्य जो मिला, अभी नवीनतम जो साक्ष्य मिला है, नवीनतम साक्ष्य कृषि का, जिसमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है संत कबीर नगर, कहाँ? यूपी में, संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में, लहुरा
लहुरा देव से, है ना। चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहां से मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं संत कबीर जिले के, संत कबीर नगर जो जिला है वहां के लहुरा देव नामक स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके पहले मेहरगढ़ था जहां से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, लेकिन मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। इसके पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला था। किसके साक्ष्य थे? लेकिन वो गेहूं के साक्ष्य थे, गेहूं के साक्ष्य। कहने का मतलब है जब संत कबीर जिला का लहुरा देव से हमें साक्ष्य नहीं मिले थे चावल के, तब उसके पहले अगर मैं बात करूं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ था, लेकिन वहां से चावल के साक्ष्य नहीं मिले थे बल्कि गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? चावल के साक्ष्य इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित कोल्ही डिहवा, है ना। कहाँ से? इलाहाबाद के कोल्ही डिहवा से प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कब मिले थे? जब संत कबीर जिले का लहुरा देव जो जगह है ये चर्चा में नहीं था। कहने में जब यहां से साक्ष्य नहीं मिला था तो इसके पहले, इसलिए जब आज जो प्रश्न, इस समय जो प्रश्न बन रहा है उसमें जो आंसर होगा वो संत कबीर जिले का लहुरा देव स्थल ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण बातें रही हैं, है ना। तो आपने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे की क्लास में हम प्रवेश करेंगे ताम्र पाषाणिक युग में। अभी हमने देखा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में जो मानव था उसको धातुओं का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में जो मानव था उसका अधिकांश जीवन पहाड़ों पे ही बीतता था। वो पहाड़ों से अपने आप को मतलब अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जो संस्कृति, जो सभ्यता था, क्या था? उसका आधार था पत्थर, उसका आधार था पाषाण, है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी क्लास। आगे की क्लास में और बेहतरीन तरीके से आपके लिए लेकर के आएंगे नई क्लास। तो तब तक के लिए हम आप सभी लोगों से विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।